हेलो दोस्तों। मेरा नाम है विनोद कुमार। तो जहाँ तक थे उसके आगे बढ़ेंगे। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि बक्सर युद्ध के बाद क्या क्या संधियाँ हुई थी, अंग्रेजों ने क्या क्या समझौते किया था भारतीय शासकों के साथ। तो उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था अंग्रेज पहले जो बंगाल का नवाब रहता है नजमुद्दौला, उसके साथ संधि करते हैं। उसमें अंग्रेज ये समझौता करते हैं कि अभी जो बंगाल का नवाब जो था नजमुद्दौला, अभी नजमुद्दौला जो भी काम करेगा वो एक नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे अंग्रेज, उसकी सलाह और सहायता पर करेगा। अभी नजमुद्दौला अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेगा नायब नायब सूबेदार की सलाह और सहायता पर करेगा। और नायब सूबेदार की नियुक्ति कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। तो और अंग्रेजों ने क्या किया था, जो नवाब के पास जो सेना थी उसमें सैनिकों की कटौती की थी। मतलब सैनिक बहुत ही कम कर दिए थे अंग्रेजों ने नवाब की सेना के पास। तो नवाब के पास अभी सैनिक रह नहीं गए थे, जो भी सेना बची कुची थी उसमें भी कटौती कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मई 1765 में आता है क्लाइव। अंग्रेजों ने क्लाइव के अनुभव को देखते हुए, भारत के संदर्भ में जो क्लाइव का अनुभव था उसको देखते हुए अंग्रेजों ने क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। तो फिर आगे की जो संधियां होती है वो तो क्लाइव करता है। तो क्लाइव ने फिर मुगलों के साथ ये समझौता किया था, ये संधि की थी क्लाइव ने। जो बंगाल बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र था मुगलों से ले लिया था। उसका जो बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो मुगल शासक था उसने बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया था अंग्रेजों को। और उसके साथ साथ जो उत्तरी सरकार का जो जागीर था वो भी अंग्रेजों को दे दिया था मुगल शासक ने। बदले में क्या किया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जो मुगल बादशाह था उसको उसको बोला कि दिल्ली तुम भूल जाओ, अभी तुम दिल्ली में मत रहो। उसको कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया मुगल शासक को, और कहा कि तुम यहाँ पर अपना शासन करो। तो जब मुगल बादशाह ने कहा कि शासन करने के लिए कुछ पैसे वगैरह तो लगेंगे, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ 26 लाख रुपए कुछ पेंशन वगैरह देने का प्रावधान ऐसा किया था। मुगल बादशाह को कुछ पैसे देते हैं फिर अंग्रेज। उसके बाद हम लोगों ने देखा था फिर क्लाइव अवध के साथ संधि करता है। अवध के साथ क्या 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 समझौता हुआ था कि अवध अभी अपनी खुद की सेना नहीं रखेगा। अभी अवध की सुरक्षा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करेंगे। अभी अंग्रेज सुरक्षा करेंगे, अंग्रेजों की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वो अभी अवध की सुरक्षा करेगी, और बदले में अवध को उस सेना का खर्च उठाना पड़ेगा। उस सेना का जो भी खर्चा रहेगा वो कौन देगा? अभी अवध देगा। और हम लोगों ने बात किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी रहेंगे अवध के क्षेत्र में, वो जो भी व्यापार करेंगे उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारियों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अवध का शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मतलब कि ऐसी बड़ी राशि उपहार और मुआवजे के रूप में दी थी। तो वैसे पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे बक्सर के युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व था, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। बक्सर बक्सर युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से महत्व। बक्सर युद्ध का ईस्ट इंडिया कंपनी के दृष्टिकोण से महत्व। तो हम लोगों ने बात किया था अभी जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, पीछे जो स्टोरी देखा है हम लोगों ने, क्या क्या घटनाएं घटी, तो उसी सब पॉइंट को एक जगह पर ऐसे समेट के लिखना है हमें, अलग से बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोगों ने देखा था कि नजमुद्दौला से क्या संधि किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अभी जो सेना थी नवाब के पास, बंगाल के नवाब के पास जो भी सेना थी उसमें और भी कटौती कर दी। मतलब बंगाल के नवाब के पास अभी सेना छोड़ा ही नहीं अंग्रेजों ने। और क्या किया, और कहा कि तुम अभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, अभी तुम जो भी करोगे नायब सूबेदार की सलाह पर करोगे। मतलब अभी जो बंगाल का नवाब था वो अभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, अभी जो अंग्रेज कहेंगे वही करेंगे। यानी कि जो नायब सूबेदार था
नायब सूबेदार किसका आदमी है? अंग्रेजों का। जो अंग्रेज कहेंगे वही ये कहेगा, और जो ये कहेगा नायब सूबेदार, वही बंगाल का शासक करेगा। यानी कि इनडायरेक्टली अभी शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। और अगर बंगाल का नवाब अगर चाह भी ले कि अभी हम अंग्रेजों को चुनौती देना है, अभी हमें विद्रोह करना है, अंग्रेजों को चुनौती देना है, तो वो चाह कर भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अंग्रेजों ने उसके पास सेना छोड़ी ही नहीं। जो कुछ भी उसके पास सेना थी उसमें और कटौती कर दिया अंग्रेजों ने, मतलब उसके पास सेना छोड़ा ही नहीं। तो अब वो चाह कर भी विद्रोह नहीं कर सकता, अंग्रेजों को चुनौती दे नहीं सकता है बंगाल का नवाब। अभी वो एक कठपुतली शासक की तरह है, जो मतलब कि अंग्रेज अभी जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे। बंगाल बंगाल की प्रशासन बंगाल के प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी। पलासी के युद्ध के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ हो ही गई थी बंगाल पर, लेकिन बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो गई बंगाल पर। बंगाल के प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ पहले से और अधिक हो गई। पहले से और अधिक हो गई। बंगाल के प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ पहले से और अधिक हो गई। आगे लिखेंगे। और बंगाल को बंगाल को सैनिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि अब हुआ, यानी कि अब बंगाल दोबारा और बंगाल को सैनिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि अब वह इतना कमजोर कर दिया कि अब वह विद्रोह करने की स्थिति में नहीं रहा। भाई जब उसके पास सेना ही नहीं रहेगी तो विद्रोह कैसे करेगा? अकेले थोड़ी करेगा। करने की स्थिति में नहीं रहा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और दिल्ली में जो मुगल थे, बंगाल, अवध, मुगल, इन तीनों को एक साथ में हराया था अंग्रेजों ने। तो अगर अंग्रेज चाहते वहाँ यहाँ पर बंगाल के शासक की और मुगल बादशाह और जो अवध का शासक था, इन तीनों की कहानी खत्म कर सकते थे। अंग्रेज चाहते तो इनको टपका सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। यानी कि जो हम लोगों ने बात किया था कि वो छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था कि वो अभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर उनके माइंड में ये था कि हम पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अच्छे तरीके से अपना पैर जमा लें, अच्छे तरीके से अपना नियंत्रण कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो शासन कौन कर रहा है? अंग्रेज ही कर रहे हैं। और जो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, जो मुगल कर रहे हैं, अंग्रेजों की ही मर्जी पर कर रहे थे। लेकिन अभी जो बंगाल का और जो मुगल थे वो अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए थे, क्योंकि अगर अंग्रेज चाहते तो उन्हें वहीं पर टपका सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने छोड़ दिया।
तो अवध और मुगल तो अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए, और यानी कि अब अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक हो गया। ये हो गया बंगाल, बंगाल, अवध और ये दिल्ली। बंगाल से लेकर दिल्ली तक अभी मुगलों का, अंग्रेजों का अभी प्रभाव कहाँ से कहाँ तक हो गया। अंग्रेजों का प्रभाव अभी बंगाल से दिल्ली तक हो गया है, यानी कि उत्तर भारत में अभी अंग्रेज एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए हैं। तो ये पॉइंट को लोग लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे मुगल, ऐसे लिखेंगे। अवध और मुगल बादशाह। अवध और मुगल बादशाह भी अब अवध और मुगल बादशाह भी अब पूरी तरीके से, अब पूरी तरह से अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए थे। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अब कहाँ से कहाँ तक हो गया था। उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अब उत्तर भारत में बंगाल से दिल्ली तक हो गया था, तक हो गया। उत्तर भारत में बंगाल से दिल्ली तक हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लासी के युद्ध के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि मीर कासिम ने विद्रोह करने की कोशिश की थी। मीर कासिम, माना कि मीर कासिम के पास सैनिकों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, फिर भी मीर कासिम चुनौती दे रहा था। लेकिन अभी बक्सर के युद्ध के बाद ये लोग चुनौती देने के लायक भी नहीं रह गए हैं। बंगाल और अवध, अवध के पास भी हम लोगों ने बात किया था, बड़ी सेना थी, 40 से 50 हजार की सेना थी बक्सर के युद्ध में। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा अभी ये लोग जो बंगाल और अवध जो और मुगल थे पूरी तरीके से अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और अवध के शासक, बंगाल और अवध कभी भी मतलब अंग्रेजों की चपेट से बाहर नहीं निकल पाए। अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए, अभी अंग्रेजों के नियंत्रण से दोबारा वापस नहीं निकल पाए बक्सर के युद्ध के बाद। और आगे चलकर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया अपना। आगे आगे चलकर जो बंगाल का नवाब था, अभी कौन था, नजमुद्दौला, उसको बोलेंगे अंग्रेज अभी तुम हट जाओ, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम खुद शासन कर लेंगे। तो आगे चलकर अंग्रेज इन्हें भी हटा देते हैं, खुद ही शासन करेंगे। तो ये पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे बक्सर बक्सर युद्ध के पश्चात, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बंगाल और अवध कभी
बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल और अवध दुब- बंगाल और अवध कभी ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण से बाहर नहीं निकल पाए। बाहर नहीं निकल पाए। और आगे चलकर और आगे चलकर और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित हुआ। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल और अवध भी कभी बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल और अवध कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से बाहर नहीं निकल पाए और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित हुआ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कर्नाटक युद्ध के टाइम पर जब अंग्रेजों को कर्नाटक युद्ध में सफलता मिली तो अंग्रेजों की स्थिति दक्षिण में मजबूत हो गई थी। जब अंग्रेजों को ये हो गया बंगाल, अवध, दिल्ली, तो जब अंग्रेजों को कर्नाटक युद्ध में सफलता मिली तो अंग्रेजों की स्थिति दक्षिण में केवल मजबूत हुई थी। कर्नाटक युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की स्थिति दक्षिण में मजबूत हुई थी। दक्षिण में यहाँ हैदराबाद कर्नाटक पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो कर्नाटक युद्ध के पास तो दक्षिण में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और पलासी युद्ध के बाद बंगाल में। लेकिन बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो पहले से ही अंग्रेजों का प्रभाव था। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल, अवध और दिल्ली, यानी कि ये उत्तर भारत का इतना बड़ा क्षेत्र और दक्षिण में तो अंग्रेज पहले से ही थे। अभी अंग्रेजों की गिनती जो थी भारत की बड़ी राजनीतिक शक्तियों में होने लगी थी। जैसे कि बड़ी राजनीतिक शक्ति थे, जैसे मराठों का जो सैन्य संगठन था वो काफी मजबूत था। मराठों के पास बड़ा क्षेत्र था, बड़ा जो है बड़ी सेना थी मराठों के पास। तो वैसे ही अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती भारत की महत्वपूर्ण शक्तियों में होने लगी थी। तो ये पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे बक्सर युद्ध के पश्चात बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती उत्तर भारत एवं भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में होने लगी। बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की गिनती उत्तर भारत एवं भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में होने लगी। आगे देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि प्लासी की लड़ाई जो हुई थी उसमें अंग्रेजों ने विश्वासघात किया था। जो नवाब के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे और बड़े बड़े जो जगत सेठ थे,
उन सभी को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। तो मतलब कि एक षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों ने। तो पलासी की लड़ाई विश्वासघात की, धोखेबाजी की जीत थी। पलासी की लड़ाई धोखेबाजी की जीत थी, अंग्रेजों ने उसे षड्यंत्र से जीता था, धोखेबाजी से जीता था। वहां पर सैन्य क्षमता का उतना प्रदर्शन नहीं हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेजों की चालाकी चली नहीं थी। तो अभी अंग्रेजों के पास एक ही ऑप्शन था, ताकत लगाने का। तो अंग्रेजों ने ताकत लगाया था बक्सर के युद्ध में। अगर अंग्रेज ताकत नहीं लगाते तो बक्सर का युद्ध नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि चालाकी तो चली नहीं थी। अभी एक ही ऑप्शन था, ताकत लगाने का। तो अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया था, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। बक्सर का युद्ध आमने सामने की लड़ाई थी, कोई धोखेबाजी, कोई षड्यंत्र इसमें चला नहीं था। कोशिश किया था अंग्रेजों ने, लेकिन चला नहीं था। तो ताकत लगाई थी अंग्रेजों ने, यहाँ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक रूप से गंभीरता से लिया जाने लगा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने यहाँ पर बक्सर के युद्ध में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोगों ने बात किया था कि उधर बंगाल, अवध और मुगल, इन तीनों को मिलाकर 50 से 60 हजार की सेना थी, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितनी सेना थी, लगभग 8 हजार कुछ। तो फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को सैनिक रूप से गंभीरता से लिया जाने लगा था। तो ये पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध पलासी, पलासी की लड़ाई की तरह, लड़ाई की तरह विश्वासघात, बक्सर के युद्ध पलासी की लड़ाई की तरह विश्वासघात की सफलता नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर युद्ध में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसलिए इसलिए इस युद्ध के पश्चात, यानी कि बक्सर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन सैनिक रूप से सैनिक रूप से गंभीरता से गंभीरता से लिया जाने लगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे आर्थिक महत्व। अभी जो हम लोगों ने जो पॉइंट देखा वो सब राजनीतिक महत्व था, तो इसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग दे देंगे। जो जो पॉइंट हम लोगों ने नोट किया अभी, उसके ऊपर ऐसे राजनीतिक महत्व करके छोटा सा एक हेडिंग दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आर्थिक महत्व।
तो इसमें देखेंगे, इसमें हम लोगों ने देखा था, जब बक्सर का युद्ध जीत लिया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बक्सर का युद्ध जीत लिया था, तो संधियाँ की थी। संधियों में अंग्रेजों ने कुछ मांग किया था, जैसे कि बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार हमें दे दो। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से साइन करवा के ले लिया था, तो मुगल बादशाह ने बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिया था। ये सब छोटे मोटे पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। बंगाल कॉमा बिहार कॉमा उड़ीसा का दीवानी अधिकार बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। और बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि अवध से जब संधिया किया था अंग्रेजों ने, तो अवध के शासक ने अंग्रेजों को बड़ी राशि मुआवजे और उपहार के रूप में दिया था। 50 लाख कुछ रुपए दिया था अवध के शासक ने, हम लोगों ने बात किया था। तो इसको भी नोट कर लेंगे। अवध के शासक से इंडिया कंपनी को बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे रूप में दी गई। अवध के शासक से इंडिया कंपनी, अवध के शासक के द्वारा, इसे लिखेंगे अवध के शासक के द्वारा अवध के शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी राशि उपहार एवं मुआवजे के रूप में दी गई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो, जो अंग्रेजों को अवध से इतनी बड़ी राशि मिली उपहार और मुआवजे के रूप में, और बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र मिल गया, उससे जो इनकम हुआ अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने उसी पैसे का यूज करके भारतीय उत्पादों को खरीदा और भारत से निर्यात किया, यानी कि धन का दोहन। हम लोगों ने प्लासी की लड़ाई के में भी देखा था, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धन का दोहन किया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर धन का दोहन किया गया। अंग्रेजों को जो इनकम हुआ बंगाल बिहार उड़ीसा से, और जो अवध से जो पैसा मिला, इन्हीं पैसों से भारतीय उत्पादों को खरीद कर निर्यात किया जाने लगा भारत से। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे इन्हीं पैसे का उपयोग इन्हीं पैसों का उपयोग कर इन्हीं पैसों से कैसे लिखेंगे, इन्हीं पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उत्पादों खरीद कर निर्यात किया। इन्हीं पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उत्पादों को खरीद कर निर्यात किया। इन पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उत्पादों को खरीद कर निर्यात किया। हम ब्रैकेट में कर लेंगे, धन का दोहन।
ब्रैकेट में लिख के छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। जो हम लोगों ने देखा था दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, भारतीय भारतीय व्यापारी को देते थे दस्तक, कुछ पैसे लेकर भारतीय व्यापारी को दस्तक उपलब्ध करा रहे थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कुछ पैसे लेकर जो भारतीय व्यापारी थे उनको दस्तक देते थे। तो इससे नवाब के पास जो टैक्स आता था वो नवाब के पास टैक्स नहीं आ रहा था, नवाब का आर्थिक नुकसान इससे हो रहा था। तो इसी मुद्दे से तो जब मीर कासिम ने जब भारतीय व्यापारी को कहा कि अभी आप लोग को बंगाल में व्यापार करने के लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर टकराव हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर के 1763 में कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। इसी मुद्दे से तो युद्ध शुरू हो गया था। पहले तो तनाव बढ़ता जा रहा था जब मीर कासिम ने कहा था कि अभी भारतीय व्यापारियों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो इसी मुद्दे पर युद्ध शुरू हो गया था। तो अभी देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। अंग्रेजों जब अब नवाब बना किसको, नजमुद्दौला को। अंग्रेजों ने कहा नजमुद्दौला से, अरे चुट्टा तुम अभी सुन, हम लोग क्या करते हैं वही कर। तो नजमुद्दौला कहते हैं हाँ जी सरकार बोलिए। अंग्रेज कहते हैं नजमुद्दौला को, तुम अभी हम लोगों ने तुमको नवाब बनाया है। वैसे भी नजमुद्दौला तो उनके इशारे पर ही चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा अभी तुम भारतीय व्यापारियों पर फिर से जो टैक्स लगाओ व्यापार के लिए। तो नजमुद्दौला ने कहा ठीक है, उसने लगाया भारतीय व्यापारियों पर टैक्स। और अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों से क्या कहा, क्या नवाब को पैसे दे रहे हो, जगह जगह पर क्या टैक्स दे रहे हो, और हमारे पास दस्तक हमसे लो, नवाब को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो अंग्रेजों ने नवाब को कहा कि भारतीय व्यापारियों पर टैक्स लगाओ, और जो भारतीय व्यापारी थे उनको कहा कि दस्तक हमसे लो। तो अंग्रेजों के जो जो इनकम हो रही थी दस्तक से, वो अंग्रेजों की इनकम फिर से होने लगी, जबकि बक्सर का युद्ध इसी मुद्दे पर शुरू हो गया था। और अभी फिर से अंग्रेजों ने वही काम किया। अभी अंग्रेजों का जो अवैध इनकम होता था वो फिर से शुरू हो गया, दस्तक बेच बेच के पैसे इनकम पैसे अंग्रेजों के आ रहे थे, इनकम बढ़ गई थी अंग्रेजों के, दस्तक देते थे और पैसे लेते थे भारतीय व्यापारियों से। तो बड़े पैमाने पर जो दस्तक का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग किया गया। बड़े पैमाने पर दस्तक का दुरुपयोग किया गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज क्या करते थे, अपनी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते थे। कैसे करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय व्यापारी, जो भारतीय कारीगर थे, मान लो कोई सामान 20 रुपए में बेच रहे हैं तो उनसे जबरदस्ती वो 10 रुपए में खरीदते थे, जबरदस्ती 5 रुपए में खरीदते थे। और नहीं देते थे तो उन्हें कोड़े मारते थे, उन्हें सजा भी देते थे। मतलब उनसे जबरदस्ती जो है वो खरीदते थे कम पैसों में। तो उससे क्या हो रहा था, कुछ लोग मजबूरी में काम छोड़ रहे थे, कुछ लोग कुछ दिनों तक करते, कुछ लोग तो छोड़ ही देते थे, कितने दिन तक कोई मजबूरी में करेगा। तो ऐसे क्या हो रहा था, भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा था। तो पलासी के युद्ध के बाद तो अंग्रेजों ने शुरू कर ही दिया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति तो और भी बढ़ गई थी, अंग्रेजों के पास और भी बड़ा क्षेत्र आ गया था, उनकी शक्ति और बढ़ गई थी। तो अभी क्या अंग्रेज छोड़ देंगे, अभी अंग्रेजों ने और भी बड़े पैमाने पर ये अपने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया। भारतीय कारीगरों से उनके उत्पादों को कम कीमत पर खरीद के भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। तो ये पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग। इंडिया कंपनी के द्वारा राजनीतिक शक्ति का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग
करते हुए भारतीय कारीगरों से कम कीमत पर भारतीय उत्पादों को भारतीय कारीगरों से कम कीमत पर भारतीय उत्पादों को खरीद कर भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय कारीगरों से कम कीमत पर भारतीय उत्पादों को खरीदकर भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की चर्चा को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।